अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? सेकंड ईयर वालों, ठीक ठाक हो? घर पे रह रहे हो? अपना ख्याल रख रहे हो? अपना ख्याल रखें बेटा, टेक दिस थिंग सीरियसली। साथ साथ पढ़ाई भी ऑब्वियसली आपकी जारी है। तो लास्ट लेक्चर आपका हुआ था डाउन सेल का। डाउन सेल में आपकी बात मुकम्मल हो गई थी, सिर्फ रह गए थे मेरा ख्याल है उसमें आपके जो थे उसके बेनिफिट्स वाली बात। अब एक मिनट ज़रा बुक पे तशरीफ़ लाएँ ना ज़रा। बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी हुई हैं, डायग्राम भी हो गई है, जो पैराग्राफ और हेडिंग्स और जो इक्वेशंस की बात थी वो भी मैंने आपको बता दी। इक्वेशन तो खैर इसकी मुश्किल कोई है भी नहीं है। नेक्स्ट पे आए ज़रा, पेज नंबर 30 पे आए ज़रा, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 30 पे। यहाँ पे शुरू में ही इसने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये 3 पॉइंट्स बेसिकली ना डाउन सेल के एडवांटेजेस हैं। एक्चुअली जो डाउन सेल है सोडियम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और भी तरीके साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे, और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके सोडियम को मैन्युफैक्चर करने के और तरीके बताए थे। लेकिन डाउन जो बंदा था, इसका ये सेल ज़्यादा फेमस हुआ है अपने बेनिफिट्स की वजह से। एक और बेनिफिट में एक सबसे बड़ी जो बात थी ना, वो ये थी कि इसने सोडियम क्लोराइड को हासिल किया था सोडियम को हासिल किया था सोडियम क्लोराइड से। तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड इज़ नॉट दैट मच कॉस्टली। इसकी जो ओर्स हैं इनकी निस्बत बाकी ओर्स की निस्बत सोडियम क्लोराइड इसकी सबसे सस्ती ओर में आ सकता है। और स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान तो माशाल्लाह नमक के मामले में, सोडियम क्लोराइड के मामले में खुद कफ़ील है। और हमारे पास तो खेवड़ा की तरफ और अच्छी खासी कानें मौजूद हैं, इसके पूरे पूरे पहाड़ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान में इस हवाले से इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़रा ज़्यादा सस्ती पड़ती है। और बाकी भी जो ऐसे कंट्रीज़ हैं उनमें भी सोडियम क्लोराइड कोई बहुत महंगा नहीं है। और बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जो सोडियम क्लोराइड को इससे हासिल करते हैं, आपके जो समंदर है इससे हासिल करते हैं, जो पानी है उसको इवेपोरेट करके जो सॉल्ट्स हैं उनको हासिल किया जाता है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते रहे हैं। तो डाउन का फ़ायदा क्या था, और ये फ़ायदा जो है आपका 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वो आपसे पूछ सकता है कि जी बेनिफिट्स बताएं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द डाउन सेल्स। तो बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग द डाउन सेल, ये बातें इस तरह से पूछ सकता है। तो उन बेनिफिट्स पे एक नज़र ये डालते हैं हम। एक बात तो ये कि सबसे पहली बात उसने कही है कि जी मेटालिक फॉग इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड। मेटालिक फॉग क्या होता है एक्चुअली ना, जो आपको मैंने बताया था उस दिन कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। 801 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मामला ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट कोई बहुत दूर नहीं है। वो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है कोई अराउंड 883 डिग्री सेंटीग्रेड। 883 डिग्री सेंटीग्रेड इसको मैं कहता हूँ, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम। ये मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम कह रहा हूँ। ये जो बातें मैं तफसील से बता रहा हूँ ना, ये बातें तफसील से लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। क्यों? क्योंकि उसने बुक में नहीं डिस्कस की हुई, इसलिए इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूज नहीं करना, ना खुद होना है ना एग्जामिनर को कंफ्यूज करना है कि जी 883 क्या है या सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट के लिए बात बता रहा हूँ। ये जो से मेटालिक फॉग की बात की, मैं सिर्फ कंसेप्चुअल की तरफ जा रहा हूँ आपको। अगर हम इस सेल को 801 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही यूज़ करते, इसी पे ही ऑपरेट करवाते, तो बेटा इसमें 1-2 मसाइल हैं। एक बात तो मैंने आपको कल बताई थी कि उसमें आपको जो इकोनॉमी जो पड़ती है ना, जो सस्ता पड़ता है आपको, ऑब्वियसली आपका जो फ्यूल है वो कम होता है अगर आप इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कम करवा दें। और वो मेल्टिंग पॉइंट हमने कम कैसे करवाया था? बाय एडिंग कैल्शियम क्लोराइड। मेल्टिंग पॉइंट कम करवाने का दूसरा फ़ायदा एक और ये होता है कि उससे मेटालिक फॉग नहीं बनता। मेटालिक फॉग क्यों बनना था? अगर मैं इस सेल को इतने ही टेम्परेचर पे ऑपरेट करवाता तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम इज़ नॉट टू फार अवे, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या होता है कि सम मेटल,
कुछ उसमें से एटम दे कैन बी इवेपोरेटेड। मेल्टिंग पॉइंट जब सेल इतने टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा है और मेल्टिंग पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सोडियम का बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो कुछ एक सेल जो एटम्स होंगे सोडियम के, वो क्या कर सकते हैं, वो बॉयल हो सकते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स आ सकते हैं। तो वो जब इन द फॉर्म ऑफ वेपर आ जाए ना, तो इसको कहते हैं ये मेटेलिक फोग बन गया। ये क्या बन गया? मेटेलिक फोग बन गया। और मेटेलिक फोग क्या होगा, वो उसके ऊपर आपके जो है कैथोड, उसके ऊपर वहाँ पे उस पूरे एरिया में आ जाएगा, एक बात। फिर दूसरी बात ये कि वो ज़ाया होने का चांस है, आप वो उसको गेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेम्परेचर हाई है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ऐड करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। बाय एडिंग कैल्शियम क्लोराइड इसका जो टेम्परेचर है वो हो जाता है कम, वो आ जाता है अराउंड, मैंने आपको बताया था 580 के करीब डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आ जाता है। तो फिर हम सेल को ऑपरेट करवाते हैं अराउंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड। 600 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ऑपरेट करवाया जाता है। तो हमें दोनों फायदे हो जाते हैं, एक फ्यूल इकोनॉमी, वहाँ से आपके पैसे बच गए, इंडस्ट्रीज़ को सस्ता पड़ गया, और दूसरा मेटेलिक फोग विल नॉट बी फाउंड। पॉइंट नंबर 1, मेटेलिक फोग इसमें नहीं बनता इस सेल के अंदर। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट, लिक्विड सोडियम कैन बी इजीली कलेक्टेड एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये उसने सिंपल सी बात आपको बता दी है कि यहाँ पे जो आपको मोल्टन जो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल, वो आपको 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे इजीली मिल जाता है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें जरा, मटेरियल ऑफ द सेल इज नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। अक्सर ऐसे होता है बहुत सारे सेल्स में, बहुत सारे रिएक्शंस में हम ये देखते हैं, इंडस्ट्री में जब काम कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि समटाइम ऐसा होता है कि वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट, लेकिन क्या होता है कि उनमें से कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट ऐसी है जो कि केमिकल रिएक्शन कर जाएगी, जो सेल के साथ ही केमिकल रिएक्शन कर जाएगी, जो एनोड या कैथोड के साथ केमिकल रिएक्शन कर जाएगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस तरह का सेल को जो हमने बिल्टअप किया है, जो डाउन सेल्स की फॉर्म में जिसको बिल्टअप किया गया है, तो इस सेल में कोई वो डैमेज होने के चांसेस, कोई अटैक होने के चांसेस, कोई साइड रिएक्शन होने के चांसेस, दीज आर नॉट टू मच। उसमें कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। हमें सोडियम प्योर फॉर्म में 99.9% के करीब इसमें आपको प्योर सोडियम मिल जाता है मोल्टन फॉर्म में, इंतहाई आसानी से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे कलेक्ट हो जाता है। रॉ मटेरियल आपका चीप है, इंतहाई सस्ता है। आप ऑब्वियसली बेनिफिट्स में ये बात भी ऐड कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल इज़ चीप, आप कह सकते हैं ये बात। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं जिसकी वजह से ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे इसको करते हैं अब क्लोज केमिकल रिएक्शन आगे जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, इंतहाई सिंपल सी 3-4 इक्वेशन है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला अब शुरू करते हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग, एंड दैट इज नेल्सन सेल। इसका नाम भी आपने पहले सुना हो और ये आपने फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में पढ़ा भी हुआ आपने विद द डायग्राम आप देखेंगे आपको याद आ जाएगी। डायग्राम के साथ आपने ये वहाँ पे 10th में पढ़ा भी हुआ है, 9th में या 10th में, और फर्स्ट ईयर में आपने इसका डिस्कशन पढ़ी हुई है, वही जो मैंने पहले भी आपको बताया था उसके चैप्टर नंबर 10 में। इसकी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं। बेटा डायग्राम्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मेरे जितनी अच्छी ना बना सको तो कम से कम मेरे जितनी बुरी भी ना बनाना, थोड़ी सी बेहतर बना लेना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको आसानी हो जाएगी। फिर ऐसे करके जनाब इसमें एक सिलेंडर है और उसके बाद इस सिलेंडर में फर्दर एक बीकर पड़ा हुआ, वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, ये मौजूद है एक डायाफ्राम। ठीक हो गया। इस तरह से करके डायाफ्राम की शेप है एलोंगेटेड, और जैसे एक आपकी वो आपने देखा होगा उसमें अपनी लैब में, केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब्स जैसे होती हैं, इस तरह करके इसकी शेप। ठीक हो गया। यहाँ पे जनाब अली दरमियान में लटका हुआ है ये फॉर्म इस तरह से, और यूँ बना देता हूँ इसको। यहाँ से आ जाएगा ऐसे
और इधर से आ जाएगा यूँ, ये देखें, ठीक हो गया। ये आ गया आपका एनोड, ऐसे। जब ये एनोड यहाँ पे आया है तो ये यहाँ पे ज्वाइन करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इसने ओपनिंग दी होती है क्लोरीन गैस के लिए, यहाँ से क्लोरीन गैस मिल जाएगी। ठीक हो गया बेटा? ओके जी। अच्छा जी, इसके बाद ये यहाँ से होगा क्लोज, लेकिन यहाँ पे एक ओपनिंग होगी और ये ओपनिंग होगी हाइड्रोजन के लिए। यहाँ से आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगी, यहाँ से आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी। अच्छा, अब एक काम और हमने करना है, और वो ये करना है कि ये तो हो गया एनोड। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली ये वाला पोर्शन आपका है कैथोड का। ये पोर्शन किस चीज़ का है? कैथोड का। लेकिन ये होता है परफोरेटेड, सुराखदार। और सुराखदार होने के साथ एक और अहम बात ये है कि यहाँ पे मैं हल्की सी एक लाइन खींच रहा हूँ, और ये मैं लाइन आपको शो करवा रहा हूँ एस्बेस्टॉस की। यहाँ पे एस्बेस्टॉस की लाइनिंग होती है। किस चीज़ की लाइनिंग होती है? एस्बेस्टॉस की। ये लिख देता हूँ मैं, एस्बेस्टॉस। और ये है आपका कैथोड, और ये कैथोड जो है ये परफोरेटेड है। अब मैं इसको होल कर रहा हूँ, ये देखें। अब मुझे चूँकि आसानी है इसमें, मैंने यहाँ पे इसको रेज़ कर लिया है, लेकिन अगर आप इसको जब बना रहे होंगे, बुक से बना रहे होंगे, उस पर नोट्स पे बना रहे होंगे अपने, तो फिर आप ऑब्वियसली इसको बनाएंगे ही परफोरेटेड करके। अच्छा जी, यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका कैच बेसन। यहाँ पे आ जाएगा कैच बेसन। कैच बेसन मतलब ऐसा बेसन जो पकड़ रहा है, जिसमें कलेक्शन हो रही है। और यहाँ से आपको ड्रॉप वाइज मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया बेटा? ये आपकी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। ये है एनोड। ये क्या है? एनोड, और ग्रेफाइट का बना हुआ है। ठीक है, कैच बेसन में बन गया, एनोड भी हो गया। सॉल्ट सोल्यूशन में, सॉल्ट सोल्यूशन यहाँ पे आना है, यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन आना है आपका। डॉटेड से शो कर रहा हूँ इसको मैं। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक हो गया? और गैस डोम हो गया, कैच बेसन आ गया, एस्बेस्टॉस डायाफ्राम आ गया, स्टील टैंक आ गया, परफोरेटेड आयरन कैथोड लिख दिया। हाँ जी, ठीक हो गया। कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है? आयरन का। और एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ है, सेम जैसा डाउन में था। ओके जी। और ये आ गया आपका स्टील टैंक, जिसके अंदर सारा कुछ रखा हुआ है। ठीक हो गया। नेल्सन्स सेल कह लें इसको, या इसको डायाफ्राम सेल कहते हैं। डायाफ्राम इसको बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है। ये देखिए, ये जो मैंने आपको रेड कलर की ये लाइन शो की है ना एस्बेस्टॉस की, ये एक मेम्ब्रेन की तरह होती है, एक झिल्ली की तरह होती है, तो इसलिए इसको डायाफ्राम सेल कहा जाता है। ठीक हो गया बेटा? ये इसका सारा मामला है। अब थोड़ा सा इस पर रोशनी डालते हैं कि एक्चुअली हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत है क्या? क्यों हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? आपको पता है, अमेरिका में मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, लेकिन दैट फिगर इज इन मिलियंस ऑफ मैट्रिक टन, जिसमें अमेरिका में ये सालाना सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर किया जाता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड इतने वसी पैमाने पे अगर इसके हज़ारों लाखों टन मैट्रिक टन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एनुअली, तो देयर मस्ट बी सम इम्पोर्टेंट यूज़ इन द इंडस्ट्रीज इन आवर लाइव्स। तो ऑब्वियसली ये है, इसका यूज़ है क्या। जैसे सबसे पहली बात, आपको पता है कि पेपर जब प्रोड्यूस किया जाता है, तो पेपर प्रोड्यूस करने में हमने जब बनाना होता है पेपर, तो पेपर बनाया जाता है लकड़ी से, वुड से, या उसमें प्योर लकड़ी इस्तेमाल की जाती है या उसमें वुड स्ट्रॉ इस्तेमाल किया जाता है, बट दैट थिंग इज़ रिलेटेड टू वुड। तो जब पेपर बनाया जाता है ना, तो उस पेपर को तोड़ने के लिए आपको पता है पेपर की जो वो जो वुड है, वुड के जो सेल होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन में लिग्निन मौजूद होता है। लिग्निन एक हार्ड मटेरियल है जो उसको एक शेप दे रहा होता है, जो उसकी मजबूती को बना रहा होता है। सेल्स के उस लिग्निन को तोड़ना बड़ा ज़रूरी होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। वी डू दैट थिंग। उसको तोड़ा कैसे जाता है? उसको तोड़ा जाता है बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसमें डाला जाता है, वो उस लिग्निन को अपने अंदर डिसॉल्व करता है और वो टूटता है। वो जब टूटता है तो ऑब्वियसली दैट सेल्स, दैट थिंग्स, इट बिकम्स लाइक अ फाइबर। वो टुकड़ों में बारीक बारीक रेशों में अलग अलग टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, रेशा रेशा हो जाता है। जब वो रेशा हो जाता है तो फिर वो उसको फर्दर पेपर में इस्तेमाल किया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। फिर एक और बड़ा अहम यूज़ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोप की इंडस्ट्री में। आपको पता है कि सोप बनाना सोडियम हाइड्रोक्साइड के बगैर शायद इतना आसान ना होगा, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सस्ता भी है, इजीली बन भी जाता है। और उसको कैसे बनाया जाता है वो सोप, आप इसमें स्पोनिफिकेशन आगे जाके पढ़ेंगे भी, तो शॉर्टली मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो बेसिकली जो एनिमल्स की चर्बी होती है, जानवरों की जो चर्बी होती है, उसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है तो दैट थिंग कन्वर्ट्स टू द सोप, वो फिर साबुन में कन्वर्ट होती है। फिर एक और बड़ा जो इस्तेमाल है जो आपका जो है क्लोरीन गैस, इसमें इस प्रोसेस में आपको क्लोरीन गैस भी मिलनी है। यही क्लोरीन गैस आपको डाउन सेल में भी मिल रही थी। क्लोरीन गैस का भी इंडस्ट्री में इंतहाई अहम इस्तेमाल है। इंतहाई सबसे बड़ा इस्तेमाल क्लोरीन का हमारे यहाँ होता है इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे। आपको पता है कि अगर आप में से किसी को कभी स्विमिंग पूल जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो स्विमिंग पूल की जब उन्होंने सफाई करनी हो या आहिस्ता आहिस्ता वो हल्की सी डोजिंग क्लोरीन के साथ में जारी रखते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक्ट्स एज डिसइंफेक्टेंट। जरासीम कुछ है ना, जरासीम्स को मारने के लिए, इसको जो इन्फेक्शन जो कॉजिंग हैं जरासीम, इनको किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका बड़ा अहम इस्तेमाल है। अब आपको पता है जैसे ये आपका आजकल जो मसला चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना का मसला चल रहा है, तो आपको पता है कि पिछले दिनों आपकी जो ज़िले इंतज़ामिया है उन्होंने अपनी सड़कें तक वॉश की हैं, सड़कें वॉश की हैं, बिल्कुल जाके ट्रक गए हैं, फायर ब्रिगेड के ट्रक गए हैं, उन्होंने जाके सड़कें पूरी वॉश की हैं। वो वॉश किससे की हैं? वो बेसिकली वाटर के अंदर क्लोरीन डाली होती है। फिर इसी तरह जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी GCU, वो बना के देते रहे हैं। करीब उन्होंने 3-4 लाख इनको बना के दिया लीटर इसका क्लोरीन डाइऑक्साइड का, ClO2 का, क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये डिसइंफेक्टेंट है, ये इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स में स्प्रेज करने के लिए, इसको जरासीम को मारने के लिए, किल करने के लिए। तो ऑब्वियसली वायरस के अगेंस्ट भी काम करता है। तो आजकल भी देख लें इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। फिर इसी तरह क्लोरीन आप इसके अलावा आप इस्तेमाल करते हैं इसको प्लास्टिक्स बनाने के लिए। आपने नाम सुना होगा PVC का नाम सुना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो प्लास्टिक्स हैं जो कि शीट्स इस्तेमाल होती हैं, जो कि आपका ये जो चेयर्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं। फिर आजकल वो घरों में बड़ा एक सिलसिला चला हुआ है, खूबसूरत सी लगती हैं वो पाइलिंग शीट्स, PVC की शीट्स इस्तेमाल होती हैं, वो इस्तेमाल होती हैं बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें वो क्लोरीन के ज़रिए ही हो पाती हैं। क्यों? वो पॉलीमर होता है क्लोरीन का। ये याद है CH2 ये क्या बनता है? इथीन बनता है ना। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं साथ में क्लोरीन। तो जब इसको लगाया जाता है तो ये फिर फर्दर आगे चेन रिएक्शन बनाता है, पूरा चेन बनाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। तो इस तरह से देखें, हमें यूजुअली आपको नहीं पता चलता कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं दैट थिंग्स आर इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट आल्सो।
तो इसके बगैर तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी यानी मुश्किल हो जाएगी, चाहे नामुमकिन ना हो। बहरहाल ये फ़ायदे हैं और ये बेसिकली मकसद हैं जिसकी वजह से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग और क्लोरीन हासिल, क्लोरीन भी फिर सेल की जाती है ना, इसमें जो क्लोरीन गैस निकलती है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इंडस्ट्रीज ये सेल करती हैं, तो फिर उसमें इकोनॉमिकली इसमें उनको उस लिहाज से भी फ़ायदा है और ओबियसली हमारे माशरे में, सोसाइटी में जो इस्तेमाल है वो मैंने आपको बता दी। हाँ जी बेटा, इसी तरह इसकी आपने हेडिंग बना लेनी। रॉ मटेरियल इसमें क्या इस्तेमाल होना है? रॉ मटेरियल अब इसमें जनाब अली इस्तेमाल होना है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। याद है आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि पुत्र डाउन सेल में सोडियम क्लोराइड के एक्वस वर्ड साथ नहीं लिखना, आपने लिखना है मोल्टन सोडियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। इट मींस के ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन इस्तेमाल। ब्राइन आप इसको कहते हैं ना, जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसको क्या कहते हैं? ब्राइन कहा जाता है। तो इसमें ब्राइन सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है बेसिकली। ये इसका रॉ मटेरियल है, बस इतनी सी बात है इसमें, और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की जाएगी। अब आ जाए इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन में क्या है जनाब? एक आउटर स्टील टैंक है लार्जर, उस स्टील टैंक के अंदर एक आपका डायाफ्राम मौजूद है, एक इलोंगेटेड स्टील ट्यूब मौजूद है, ये ठीक हो गया। ये पूरी एक ट्यूब से मौजूद है। इस ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है? इस ट्यूब के अंदर हमने एनोड को हैंग किया हुआ है, एनोड उसके अंदर दरमियान में हैंग है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ठीक हो गया। जब ये हैंग किया हुआ है तो यहाँ पे जो आपका, ये तो हो गया आपका एनोड, ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इटसेल्फ कैथोड है। इसको आप जाहिर है नेगेटिव से जोड़ दें, यहाँ पे मैं अगर इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूँ तो ये कैथोड बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये क्या है? ये कैथोड है। दरमियान में ये चीज़ क्या है? इसको कौन से टर्मिनल से जोड़ा हुआ है? बैटरी के पॉजिटिव से, और ये एनोड हो गया। अच्छा जी, और मैन्युफैक्चरिंग में क्या बात है? मैन्युफैक्चरिंग में एक अहम बात ये है कि यहाँ पे ये जो आपका कैथोड है, इस कैथोड के इनर साइड पे, अंदर की साइड पे, यहाँ पे एस्बेस्टॉस की लाइनिंग है। एस्बेस्टॉस क्या होता है आप आगे जाके पढ़ेंगे। एस्बेस्टॉस उसकी ओर है, और एस्बेस्टॉस में बेसिकली ये मैग्नीशियम के सिलिकेट्स होते हैं, इसमें सिलिकेट इस्तेमाल होते हैं और साथ में हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो एस्बेस्टॉस का अच्छा खासा इस्तेमाल था, पहले तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। बेसिकली एक ना फाइबर सी शीट सी बनती है, इसकी फाइबर्स होते हैं बेसिकली जो जुड़े होते हैं। तो एस्बेस्टॉस का पहले तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, सस्ता पड़ता था, इसकी छतें बनाया करते थे। जैसे बहुत सारी जगहों पे आपको जहाँ पे कंटेनर चाहिए होते थे और वहाँ पे कोई इमीडिएटली घर बनाना इजी नहीं होता था, या सम टाइम घरों के इस्तेमाल में भी एस्बेस्टॉस की छतें इस्तेमाल होती थी। लेकिन फिर हमें विद द टाइम पता चला कि एस्बेस्टॉस एक्चुअली ना दमा कॉज करता है। दमा, उसको दमा को क्या कहते हैं? जो सांस की बीमारी होती है बेसिकली। तो उसकी वजह से फिर एस्बेस्टॉस बैन हुआ है। तो बहरहाल ये इसमें कोई ऐसा इंसानों के साथ डायरेक्टली इसका रिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो एस्बेस्टॉस की एक लाइनिंग यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, इसके भी वैसे अब मौजूद हैं। एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल करना भी पुराना थोड़ा सा हो गया है। अब यहाँ पे पॉलीमर की एक लाइनिंग यूज़ की जाती है, शीट यूज़ की जाती है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल आपने वही बात बतानी है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे एस्बेस्टॉस की लाइनिंग है बेटा। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक कैच बेसन रखा हुआ है। कैच बेसन मुराद, कैच बेसन विल कलेक्ट समथिंग वट एवर विल इट विल बी फॉलिंग फ्रॉम द अबव, जो कुछ भी ऊपर से गिर रहा होगा इट विल कलेक्ट कैच बेसन। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पे हम डाल देंगे इस जगह पे जो मैंने आपको ब्लैक डॉटेड सा शो किया हुआ है, ये होगा मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ये क्या होगा? मोल्टन सोडियम क्लोराइड। बस ये सारा इसका मामला है। यहाँ पे एक एग्जिट दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस के लिए, यहाँ पे एक एग्जिट दिया हुआ है क्लोरीन गैस के लिए। आज जनाब इसके केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। अब बेटा अब रिएक्शंस की जब बात की जाए तो पिछले लेक्चर में हमने डाउन सेल में देखा था कि देयर वाज नथिंग एल्स देन सोडियम क्लोराइड। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक छोटी सी बात थी कि सोडियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम क्लोराइड भी डाला जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड की अमाउंट एक तो ये कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, और दूसरी बात ये कि जब हमें सोडियम के साथ वहाँ पे
मोल्टन फॉर्म में थोड़ा सा कैल्शियम अगर मिल भी जाए ना तो कैल्शियम की डेंसिटी होती है ज़्यादा, वो नीचे बैठ जाता है, तो सोडियम को हम ऊपर से कलेक्ट कर लेते हैं। ये एक छोटी सी बात उसमें ऐड कर लीजिएगा लेक्चर में। अच्छा जी, वहाँ पे तो इस्तेमाल हो रहा था सोडियम क्लोराइड, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। यहाँ पे अब मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे 4 टाइप ऑफ आयंस बनेंगे। कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड विल बी आयनाइज्ड टू सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव। और दूसरी चीज़ क्या होगी साथ में? वाटर, और वाटर किस में आयनाइज होगा? OH और H पॉजिटिव। ठीक हो गया बेटा? सोडियम क्लोराइड से सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव, और वाटर से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। अब ज़रा लॉजिकली सोचें और देखें, चाहिए मुझे क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैं कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करूं कि मैं इसमें से हाइड्रोजन को भी निकाल दूं, मैं इसमें से क्लोरीन को भी निकाल दूं, पीछे बचेगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन, इसको मैं गैशियस फॉर्म में ले जाऊंगा, क्लोरीन इसको मैं गैशियस फॉर्म में ले जाऊंगा। इंतहाई सिंपल, मुश्किल है कि इसमें बात? देखें जी, जब यहाँ पे सोल्यूशन डाला सोडियम क्लोराइड का तो होगा क्या? बेसिकली जब इसको कनेक्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल करंट से, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो अब यहाँ पे 2 टाइप ऑफ आयंस बन गए। एक सोडियम पॉजिटिव है और एक H पॉजिटिव है। एक क्या है? सोडियम पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? H पॉजिटिव। अब होता है इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन है ये पहले चला जाता है इसके ऊपर, एनोड के ऊपर, सॉरी कैथोड के ऊपर। पॉजिटिव आयन है ना, इसने भी जाना पसंद फरमाएगा कैथोड की तरफ, ये भी जाना पसंद करेगा कैथोड की तरफ, लेकिन हाइड्रोजन पहले जाके वहाँ पे जल्दी रिड्यूस हो जाता है। ये बात आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पढ़ी हुई। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ये जल्दी रिड्यूस हो जाता है। कैथोड पे जाके क्या होना है? रिडक्शन होनी है। ये पहले रिड्यूस होता है, ये जैसे ही रिड्यूस होता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस इस जगह से बाहर, यहाँ से। बात समझ आई? क्या हुआ है? यहाँ पे सोल्यूशन मौजूद है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मौजूद है, तो सोल्यूशन फॉर्म में जब मौजूद है तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, H पॉजिटिव, हाइड्रोक्सल नेगेटिव। ऐसे ही जी। अब सोडियम और H पॉजिटिव इन दोनों ने कैथोड पे जाना है, इन दोनों के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन पहले कौन जाता है? हमने पहले अब पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन पहले कैथोड पे जाता है, जाके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटॉमिक बनेगा, एटॉमिक से वो बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसका डायटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर। सोडियम बच गया पीछे यहाँ पे। क्लियर होगी बात? अगली बात देखिए, अब एनोड पे क्या होना है? एनोड पे भी 2 चीज़ें जा सकती हैं, क्लोराइड भी जा सकता है और हाइड्रोक्सल भी जा सकता है। तो इसके केस में क्लोराइड पहले जाता है, क्लोराइड आयन पहले जाता है। जब ये जाता है तो ये जाके क्या बना देगा? इसके ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा? क्लोरीन गैस। ठीक हो गया? सिंपल, वही बात, वही चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हैं। जाएगा क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ लिख दूँ तो इधर लिख देता हूँ Cl2, या यहाँ पे Cl2 लिख देता हूँ। 2 क्लोराइड, 2 इलेक्ट्रॉन लूज, और 2 जो क्लोरीन के एटम थे वो आपस में मिले और उन्होंने डायटॉमिक फॉर्म में क्लोरीन गैस बनी। क्लोरीन गैस के लिए मैंने ये एग्जैक्ट दिया हुआ है, यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर। अब जो मेन इशू वाले मसले थे दोनों, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल गई, क्लोरीन गैस की फॉर्म में निकल गई, पीछे बचा क्या? सोडियम और हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो यहाँ से परकुलेट करता है, वो डिप करता है, वो कतरा कतरा करके वो नीचे आता है और यहाँ पे कैच बेसिन में इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। मुश्किल है बेटा इसमें? सिंपल सी बात है। अब आ जाए इसके ऊपर, इसके फर्दर 2 प्रॉब्लम्स हैं और उन 2 प्रॉब्लम्स का सलूशन है। पेज नंबर 31 पे तशरीफ लाएं जरा। सबसे पहली बात, ये प्रॉब्लम अलग शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये अलग से पूछ सकता है प्रॉब्लम्स की बात और उनके सॉल्यूशंस की बात, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला कहता है क्लोरीन प्रोड्यूस कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन। कहते हैं ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे जो क्लोरीन गैस बनी है ये जाते जाते हाइड्रोक्साइड आयन के साथ पंगा ले ले। अगर ये जाते जाते हाइड्रोक्साइड आयन के साथ पंगा ले लेती है तो बन जाता है ऑक्सीक्लोराइड, OCl।
वो क्या बन जाता है OCl। OCl जो है ये फर्दर रिएक्शन करता है वाटर के साथ और ये बना देता है HOCl। OCl जो बना है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बना देगा HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये तो हमें डिज़ायर नहीं है ना। ये देखें पहली जो इक्वेशन इसने लिखी, क्लोरीन गैस रिएक्शन किया हाइड्रोक्सल के साथ OCl बन गया, OCl फर्दर HOCl बना देता है। तो ये तो हमें डिज़ायर नहीं है, ये तो हमारी क्लोरीन गैस को ज़ाया करेगा। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन उसने यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखें ज़रा, पहले 1 को डिस्कस कर लेते हैं फिर 2 को डिस्कस करेंगे। इसी के नीचे पैराग्राफ में आए ज़रा, कहता है द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। एस्बेस्टॉस की जो लाइनिंग लगाई गई थी वो इसीलिए लगाई गई थी कि वो उनको सॉल्यूशंस को सेपरेट रखे। फिर कहता है कि दिस कीप द सॉल्यूशन ऑफ सेपरेट व्हाइल अलाउइंग सोडियम आयंस टू मूव टुवर्ड द कैथोड। सोडियम आयन तो कैथोड की तरफ मूव करता जाएगा, वो वहां पे रहेगा। दिस मूवमेंट ऑफ आयन कीप्स द करंट फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो भी जारी रहेगा, वो भी चलता रहेगा। जब आपने यहाँ पे एस्बेस्टॉस की लाइनिंग लगाई हुई तो हाइड्रोक्सल को और क्लोरीन गैस को ये आपस में इन कॉन्टैक्ट नहीं आने देगा, क्योंकि एस्बेस्टॉस की जो लाइनिंग है उसके अंदर से जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो गुजर नहीं पाते, वो छोटे मॉलिक्यूल उसमें से गुजर जाएंगे। दूसरा पॉइंट पे है, पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि हाइड्रोक्साइड आयन मे बी अटैक टुवर्ड्स एनोड, मे बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। तो ऑब्वियसली ये बात तो मैंने आपको पहले बताई कि हाइड्रोक्साइड आयंस भी एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्लोराइड भी हो सकते हैं और हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं, दोनों ने होना है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे कि हाइड्रोक्साइड आयन वहाँ पे ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो जाएंगे तो दे विल फॉर्म ऑक्सीजन, तो हमें उसको क्या फ़ायदा, वो हमारी क्लोरीन को कंटेमिनेट करेगी, साथ में जो हमने वो उसको सेल करनी है वो भी नहीं हो पाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हाइड्रोक्साइड आयन कैथोड की तरफ ना जाए। उसके लिए क्या करते हैं, दिस ऑक्सीजन में कंटेमिनेट द क्लोरीन। हाँ जी, ये सारी बात होगी। अब इसके सेकंड प्रॉब्लम पे आए, सेकंड सोल्यूशन पे, नीचे वाला पैराग्राफ। द सेकंड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड कीपिंग द लेवल ऑफ ब्राइन इन कैथोड कंपार्टमेंट स्लाइटली हायर। ये देखिए वो कहता है कि हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे इस जो सोल्यूशन है इसके लेवल को ज़रा हाई रखा जाता है। अब हाई रखने से क्या होगा, उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। जब उसको प्रेशर रहेगा एक फ्लो बनेगा, एक करंट बनेगा, एक करंट की तरफ एक फ्लो बनेगा। जब टॉप टू बॉटम यहाँ से फ्लो बनेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन के पास ज़्यादा चांस नहीं होगा कि वो एनोड पे जाए। हाइड्रोक्साइड के पास कोई एक आधा, कोई 2-4 चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन मोस्टली उनके ऊपर ये चांस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर बन रहा है, ऊपर से फ्लो बन रहा है, तो उनको नीचे की तरफ ही पुश होना पड़ेगा और नीचे वो सोडियम के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, क्लोरीन गैस ऊपर से निकल जाएगी। ठीक हो गया, ओके बेटा। उसके बाद अब लास्ट में आए, जरा एक छोटी सी बात ये लिखी हुई है। अब ये आपको पता है कि इस सोल्यूशन के अंदर जब हम ये इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा। हो सकता है यहाँ से सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड भी नीचे गिर जाए। तो यही होता है, यही होता है। यहाँ से जो सोल्यूशन मौजूद है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो जो बना सो बना है, सोडियम क्लोराइड भी थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। तो फिर कैच बेसन में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसमें क्या होता है, 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड और 16% के करीब आपका सोडियम क्लोराइड भी होता है, बाकी वाटर होगा। यानी कि ये कितना बन गया, करीब 27, तो अराउंड 73% के करीब वाटर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे इवेपोरेट। वाटर के लिए तो आसान सा तरीका है कि आप उसको इवेपोरेट करें। इसको इवेपोरेट किया जाएगा, ये बीच में से निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सेपरेट कर लिया जाएगा। ये लास्ट बातें इसमें पढ़ लेंगे आप। इवेपोरेशन ऑफ द सोल्यूशन क्रिस्टलाइजेज द लेस सॉल्युबल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लेस सॉल्युबल है, वो अलग हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा। The liquid left behind is about 50% of sodium hydroxide, और 50% के करीब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो मिलता है। और उसके अंदर भी अगर मामूली सा कोई 1% के करीब सोडियम क्लोराइड की बच जाए किसी भी वजह से, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जब हम कमर्शियल स्केल पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें प्योरिटी बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं होती।
उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि फ़ायदा किस में मिल रहा है और प्रोडक्ट किस में ज़्यादा हासिल हो रही। तो नेल्सन सेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट, बड़ा बेहतरीन तरीका है, बड़ा बेहतरीन प्रोसेस है टू गेट द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका ये मामला होता है इसका कंप्लीट। नेल्सन सेल भी मुकम्मल हो गया आपका। डाउन सेल भी मैंने आपको बताया था कि दीज आर द इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ही तैयार करें। जो बीच में छोटी सी बातें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की बताई हैं, जैसे कि उसमें एडवांटेजेस थे डाउन सेल में, इसमें प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के सोल्यूशन है, तो ये आपने अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करने हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए दें आप इजाज़त, इसको यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, गुड लक।